आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही असाधारण टकराव की। सोचिए, एक तरफ भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी शैक्षिक संस्था। ये दोनों आमने सामने आ गईं। और ये कहानी एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि किसी संस्था की गरिमा की रक्षा और उसकी आलोचना करने की आज़ादी के बीच की जो पतली सी लाइन है, वो आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। अब देखिए, इस पूरे बखेड़े की जड़ में कोई सीक्रेट फाइल या कोई बहुत बड़ी पॉलिसी नहीं थी। नहीं, बल्कि सिर्फ ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए सोशल साइंस की एक मामूली सी दिखने वाली किताब। और इस पूरे मामले में दखल देने वाली संस्था भी सिर्फ एक ही थी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक ऑर्डर। और उस एक ऑर्डर का नतीजा एक ऐसा कदम जो शायद ही कभी देखने को मिलता है। इस किताब पर पूरे देश में हर रूप में पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। सवाल तो यही है कि आखिर एक स्कूल की किताब में ऐसा क्या लिखा था जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अदालत का ये जो अभूतपूर्व फैसला था, उसके पीछे के असल फैक्ट्स क्या थे। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एकदम साफ और सख्त था। मामला था एनसीईआरटी की छापी हुई क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब का, और आदेश था इस पर फौरन एक ब्लैंकेट बैन यानी कि पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। बस इतना ही नहीं, बाजार में मौजूद या ऑनलाइन उपलब्ध हर एक कॉपी को तुरंत जब्त करने का भी ऑर्डर था। अच्छा, इस केस में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ये शब्द सुओ मूटो। इसका सीधा सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कार्रवाई खुद से की थी। किसी ने कोई याचिका या कंप्लेंट नहीं की थी। अदालत ने खुद इस किताब पर संज्ञान लिया और इसी वजह से इस मामले की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। अब समझते हैं कि अदालत ने अपने इस कड़े कदम को जायज़ कैसे ठहराया। अदालत के हिसाब से ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं थी, बल्कि उनकी नज़र में ये एक सोची समझी चाल थी। कोर्ट ने इससे भी ज्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे एक गहरी साजिश तक कह दिया। और ये शब्द कोई हल्के में नहीं कहे गए थे। इनसे पता चलता है कि कोर्ट इस मुद्दे को कितनी ज्यादा गंभीरता से देख रहा था। तो अदालत की नाराजगी की असली वजह क्या थी? उनका कहना था कि ये किताब न्यायपालिका को एक भ्रष्ट संस्था के तौर पर दिखाने की एक सोची समझी चाल है। कोर्ट को लगा कि इसमें भ्रष्टाचार के कुछ चुनिंदा संदर्भों का इस्तेमाल किया गया है, और ऐसा करने का मकसद था बच्चों के कोमल मन में न्याय व्यवस्था के खिलाफ एक धारणा बनाना। कोर्ट ने इस काम को बहुत ही गैरजिम्मेदाराना और अवमाननापूर्ण माना। कोर्ट को सबसे बड़ी शिकायत इस बात से थी कि किताब ने न्यायपालिका के अच्छे कामों को तो पूरी तरह से नज़रअंदाज ही कर दिया, जैसे लोकतंत्र को बचाने में उसकी भूमिका या आम आदमी को न्याय दिलाने की उसकी कोशिशें। अदालत के मुताबिक किताब ने एक तरफा और नेगेटिव तस्वीर दिखाकर न्यायपालिका के पूरे शानदार इतिहास पर मानो पानी ही फेर दिया। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां कोर्ट का गुस्सा खुलकर सामने आया। ये उस सुनवाई का किस्सा है जो इस मामले का शायद सबसे नाटकीय पल था। चीफ जस्टिस कांत ने बिना कोई लाग लपेट के कहा, हेड्स मस्ट रोल। इसका सीधा मतलब था कि अब किसी न किसी पर तो गाज गिरेगी। उन्होंने साफ कर दिया कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। इस गलती के लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराया ही जाएगा और सजा भी मिलेगी। कोर्ट का इस सख्त रुख देखकर सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फौरन जवाब दिया, हम सभी शर्म से सिर झुकाए हुए हैं। ये एक तरह से बिना शर्त गलती मानने जैसा था। ये दिखाने की कोशिश थी कि सरकार अदालत के गुस्से को समझ रही है। लेकिन चीफ जस्टिस इतने से मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने साफ कह दिया, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता मैं इस कार्यवाही को बंद नहीं करूंगा। ये एक सीधा संकेत था कि कोर्ट अब सिर्फ किताब बैन करके नहीं रुकेगी, बल्कि वो इस मामले की तह तक जाकर रहेगी। तो कोर्ट में इस तीखी बहस के बाद असल में हुआ क्या? चलिए देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या आधिकारिक कदम उठाए गए और उस पर कोर्ट का रिएक्शन कैसा रहा। यहाँ सरकार और अदालत के बीच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ सरकार ने बिना शर्त माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट के लिए ये काफी नहीं था। उन्होंने कहा कि मामला माफी से आगे बढ़ चुका है और अब एक गहरी जांच की जरूरत है ताकि पता चल सके कि इसके पीछे कौन लोग थे। और फिर कोर्ट ने अपने इरादे साफ करते हुए ठोस कार्रवाई की। 2 बड़े अधिकारियों, शिक्षा मंत्रालय के सचिव और एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया।
मतलब अब इन अधिकारियों को जवाब देना था कि उन पर अदालत की अवमानना का मुकदमा आखिर क्यों ना चलाया जाए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक किताब पर बैन या अधिकारियों को नोटिस देने तक ही नहीं थी। इसके दिल में एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक सवाल छिपा था, किसी संस्था की गरिमा और उसके अधिकार का सवाल। और यहाँ कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात साफ की। उन्होंने कहा कि उनका मकसद पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की जायज आलोचना को दबाना बिल्कुल भी नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि उनके इस फैसले को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले की तरह देखा जाए। तो अगर मकसद आलोचनाओं को रोकना नहीं था, तो फिर असली चिंता क्या थी? अदालत को आखिर किस बात का डर सता रहा था? अदालत असल में इस प्रभाव की श्रृंखला को लेकर परेशान थी। उनका मानना था कि क्लासरूम में पढ़ाया गया एक गलत विचार सिर्फ वहीं तक नहीं रहता, वो टीचर से स्टूडेंट तक, स्टूडेंट से उसके माता पिता तक, और फिर धीरे धीरे पूरे समाज में फैल जाता है। और इससे होता यह है कि संस्था में लोगों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। और यहीं पे कानून का एक बहुत गंभीर पहलू सामने आता है, आपराधिक अवमानना या क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसका मतलब है कोई भी ऐसा काम करना जो अदालत के अधिकार को बदनाम करे या उसे जनता की नज़र में गिराए। कोर्ट का मानना था कि इस किताब में जो लिखा है वो इसी दायरे में आता है। और आखिर में कोर्ट के लिए दांव पर सिर्फ संस्था की इज्जत नहीं थी। उन्हें डर था कि इस तरह की चीजों का न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक स्थायी और बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और हम सब जानते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। और ये पूरा मामला हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन की जरूरी और जायज़ आलोचना कब अपनी सीमा लांघकर उसे बदनाम करने वाली अवमानना बन जाती है। ये वो बहुत ही महीन रेखा है जिसे खींचना बेहद मुश्किल है, और जिसका जवाब शायद आज भी खोजा जा रहा है।